नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगोदयाल शर्मा जी की कहानी का मेरी तरफ से ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद कल जो वीडियो आएगा वो सिसाना गांव के दादा रामसुभ जांगड़ा जी का है, जो पंडित भगोदयाल जी के सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। आज हम पंडित जी के अंतिम दिनों को देखेंगे दोस्तों, और हमें यह पता चलेगा कि जीवन के अंतिम दिनों में आदमी जवानी में चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बुढ़ापे में उसे पता नहीं कैसे भी दिन देखने पड़ सकते हैं। 1984 को गर्मियों में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद से वो सेवानिवृत्त होकर दिल्ली आ गए थे, और इस वक्त उनकी उम्र 66 साल हो गई थी, और वो 22 वर्ष 1962 से लेकर 84 तक सत्ता के गलियारों में गुजार चुके थे। मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सियां देख चुके थे, और मात्र 2 दशक में इतनी राजनीतिक उपलब्धियां कम नहीं होती हैं। इसके बाद उनको राजकाज में आनंद आना बंद हो गया था, और वो धार्मिक किताबों और चिंतन में अपना जीवन बिताने लगे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी चांदराम जी होते थे। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा था एक बार कि 1978 के आसपास, जब वो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री थे और चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो मेरे और उनके संबंधों में मतभेद हो गए। यानी चौधरी चांदराम और चौधरी देवीलाल में मतभेद हो गए थे। वो चाहते थे कि चौधरी देवीलाल को हटाकर पंडित भगोदयाल को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में लाया जाए। इसलिए चौधरी चांदराम अपनी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी के साथ भुवनेश्वर गए और पंडित जी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। उनके बार बार आग्रह करने के बाद भी वो इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए, और चौधरी चांदराम कहते हैं कि उनके साथ 29 विधायक थे। 14 जनसंघ विधायक डॉक्टर मंगल सेन के साथ थे, और कई विधायक जिन पर स्वयं पंडित जी का नियंत्रण था। ऐसे में चौधरी देवीलाल को सत्ता से पदयुक्त कर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना आसान था, लेकिन पंडित जी के मन में सत्ता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया था। ये 1978 की बात है। पंडित जी पंजाबी बाग में रहते थे, और इंदिरा गांधी की हत्या के समाचार के बाद तो एक तरीके से वो टूट गए थे। और इंदिरा ने भले ही उनका राजनीतिक रूप से नुकसान किया हो, लेकिन दोनों भाई बहन का रिश्ता उनका था, और इंदिरा हमेशा उनको भाई कहकर ही बुलाती थी। 1986 में चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध में वो सक्रिय हुए, और बाद में चौधरी साहब से नीतिगत दूरियां बनी, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव की ठीक पूर्व संध्या पर आंदोलन से समर्थन वापस लेकर किनारा कर लिया। राजनीति के जानकार इसे एक भयानक गलती मानते हैं। इसके बावजूद चौधरी देवीलाल ने उनके कहे अनुसार 7 टिकटें दी थी, और वो सारे के सारे लोग जीते। उनमें से कुछ मंत्री भी बने। पंडित जी की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे राजेश शर्मा ने आगे बढ़ाया। वो अपने पिता की सीट यमुनानगर से लड़े, चुनाव जीते, और चौधरी भजनलाल की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, और अगस्त 1991 में एक लाडवा में एक ऐसी घटना हुई थी दोस्तों, जो बहुत सुर्खियां जिसने बटोरी थी। और आजकल रोहतक के पहरावर में जमीन को एक मसला चल रहा है, जिसको पंडितों के हक से जोड़कर देखा जा रहा है। और उस वक्त लाडवा की जो घटना थी, उसमें हरियाणा के ब्राह्मण समाज का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत बड़ी घटना वो हरियाणा की पॉलिटिकल रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी के पुत्र राजेश शर्मा भी भजनलाल सरकार में उस समय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, लेकिन पंडित जी ने लाडवा के मुद्दे पर भजनलाल सरकार की चूल्हे हिला दी थी। चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनवाने में पंडित जी ने अहम भूमिका निभाई थी, और भजनलाल जी भी उनको बहुत सम्मान देते थे। लेकिन चूंकि मामला ब्राह्मणों के स्वाभिमान और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा था, इसलिए पंडित जी के लिए व्यक्तिगत संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि चौधरी भजनलाल उनके बेटे को मंत्रिमंडल से निकाल सकते हैं। पिता का रूप देखकर खुद राजेश शर्मा ने भी ऐलान कर दिया था कि यदि ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला, तो वे चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। और जिस लाडवा घटनाक्रम का मैं जिक्र आपका कर रहा हूं, उसमें पंडित भगोदयाल शर्मा के तेवरों का जिक्र करते हुए 16 अक्टूबर 1991 को तब के बहुत प्रतिष्ठित अखबार जनसत्ता में खबर छपी थी दोस्तों। वो खबर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।
उसकी हेडिंग थी कि लाडवा कांड को लेकर भजनलाल के खिलाफ पंडित भगवत दयाल शर्मा करेंगे आंदोलन। और ये 15 अक्टूबर उसकी डेडलाइन है खबर की, और उसमें लिखा है कि बराही और पृथला कांड के बाद अब लाडवा को लेकर भजनलाल सरकार के खिलाफ भगवत दयाल शर्मा ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा के खेलकूद, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री राजेश शर्मा ने भी इस कांड में जनसत्ता संवाददाता भुक्तभोगी ब्राह्मणों को इंसाफ न मिलने पर इस्तीफा देने की बात जनसत्ता के संवाददाता को कही थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल पंडित भगवत दयाल शर्मा ने अपने घर पर संवाददाताओं से अगस्त में अपहृत हुई 2 युवतियों के घर वालों से मुलाकात करवाई, और कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील के भूल माजरा गांव में रहने वाली 2 बहनें, बिमला जो 21 साल की थी और कुसुम जो 17 साल की थी, वो 28 अगस्त को उस समय लापता हुई थी। दोनों जो खेतों में साग लेने के लिए गई थी, और 31 अगस्त को पश्चिमी यमुना नहर में विमला की लाश मिली थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी हुई थी, हाथ पर छाले थे। इन युवतियों के भाई जितेंद्र पाल ने बताया था कि पुलिस वालों ने जानबूझकर जांच पड़ताल में देरी की। उन्होंने पोस्टमार्टम तक करवाने में रुचि नहीं ली। वे एक नेता के प्रभाव में आकर सारे मामले को दबाना चाहते थे, और उसकी दूसरी बहन का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस वालों ने उल्टे उनके परिवार के ही 2 युवकों को बंद कर दिया है, और उसने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल तक ने उनकी गुहार अनसुनी कर दी है। ये खबर है दोस्तों। और राजेश शर्मा के पिता भगवत दयाल शर्मा ने कहा कि भजनलाल सरकार एकदम निकम्मी है, वह हर मोर्चे पर असफल रही है। भजनलाल ब्राह्मणों के कट्टर शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि राजेश शर्मा ने पीड़ित परिवार से वादा किया है कि अगर ब्राह्मणों को इंसाफ नहीं मिला तो वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इस कांड की सीबीआई से जांच करवाने, दोषी पुलिस अफसरों की बर्खास्त की और गिरफ्तारी की मांग की। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 31 अक्टूबर से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। उस समय पंडित भगवत दयाल जी ने पत्रकारों से बातचीत भी की थी, और उन्होंने कहा कि मैंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि से संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। मैं सत्ता के दलालों का पर्दाफाश करूंगा। अगर देवीलाल बंसीलाल समर्थन देना चाहें तो ठीक है, पर मैं किसी से मदद मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। आज अगर महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो हरियाणा के हालात देखकर आत्मदाह कर लेते। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 73 साल की उम्र में पंडित जी का अन्याय व शोषण के खिलाफ जोश कम नहीं हुआ है, और वे चौधरी भजनलाल की सरकार से टकरा गए हैं। वे स्वयं कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और बेटा कांग्रेसी मंत्री था, फिर भी उन्होंने नतीजों की परवाह नहीं की, और 1992 के अगस्त महीने की 5 तारीख को फिर पंडित जी के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उनको लगा कि जिस भावना व आदर्श को लेकर एक पूरी पीढ़ी ने खुद को आजादी की लड़ाई में स्वाह किया था, वह कहीं भूल तो नहीं कर गए थे। और उनके इस अनुभव से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। और उसका कारण व्यक्तिगत था, और उन्होंने उस घटना ने उनको बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। सेवानिवृत्ति के दिनों में वो देश की राजधानी दिल्ली में पुलिसिया दुर्व्यवहार का शिकार पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को होना पड़ा था, और इस घटना से वो बिल्कुल बिखर गए, टूट गए, और उनके आत्मसम्मान को बहुत चोट लगी थी। और इस घटना व पंडित जी की उस समय की मनोस्थिति का वर्णन जो है वो 8 अगस्त 1992 के जनसत्ता अखबार में मिलता है। यह समाचार अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए दोस्तों, और इसकी जो हेडिंग थी वो थी, दिल्ली पुलिस ने दिल तोड़ दिया आजादी के सिपाही का। और जनसत्ता संवाददाता लिखते हैं कि 74 साल की उम्र में आजाद भारत को पुलिस के हाथों गर्दन पकड़कर धकियाए जाने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत दयाल शर्मा अपमानित महसूस नहीं करते। वे नाराज भी नहीं हैं, वे स्तब्ध हैं। बिस्तर पर पड़े शून्य में देखते हुए पूछते हैं कि क्या ये दिन देखने के लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले और भगत सिंह के छोटे भाई कुलदीप सिंह के साथ जेल काटने वाला ये बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी आज बहुत आहत है। अपनी जवानी में अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई का यह सिपाही अपने ही घर के सामने 2 दिन पहले अपने ही देश की पुलिस के हाथों पिटते पिटते बचे हैं।
उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे अपने छोटे बेटे महादेव शर्मा को पुलिस के हाथों पिटने से बचाने गए थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश उड़ीसा के राज्यपाल, अविभाजित पंजाब में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरीखे दर्जन भर अहम पदों पर रह चुके पंडित भगवत दयाल शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। 2 दिन पहले उनका बेटा महादेव शर्मा पंजाबी बाग स्थित अपने घर के सामने एक दुकान से बर्फ लेने के लिए गया था। दुकान पर कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे। उन्होंने बर्फ देने से मना कर दिया। तभी बर्फ वाले का एक परिचित ड्राइवर वहां आया और उन्होंने बर्फ मांगी तो उसे दे दी गई। जब महादेव जी ने इस बारे में आपत्ति की तो उन्होंने उसे गाली दी। जवाब में महादेव ने गाली देने वाले को थप्पड़ मार दिया और इस पर लोग महादेव पर टूट पड़े और इसके बाद वहां पर पीसीआर जीप आ गई। महादेव के अनुसार वैन में सवार पुलिस वालों ने पूरी बात सुनने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया और उसको गाड़ी में बिठा लिया। जब उसने अपने पिता का परिचय दिया कि मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हूं, राज्यपाल का बेटा हूं, तो पुलिस वालों ने उसे मारना शुरू कर दिया और उनके पिता पंडित भगवत दयाल शर्मा को भी गालियां दी। महादेव शर्मा ने कहा कि पुलिस ने उसका पर्स, घड़ी और चेन भी छीन ली थी और तब तक किसी ने भगवत दयाल शर्मा को खबर कर दी कि आपके बेटे को पुलिस उठाकर ले गई है। लंबे अरसे से बीमार चल रहे पंडित भगवत दयाल शर्मा जब वहां पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़कर धक्का दिया और कहा कि रहा होगा तू स्वतंत्रता सेनानी या सीएम, हमने तेरे जैसे बहुत देखे हैं बूढ़े, तेरे हाथ पैर तोड़कर यहां डाल देंगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा। पुलिस वालों ने पंडित भगवत दयाल शर्मा को गंदी गंदी गालियां दी और वो स्तब्ध रह गए। बाद में स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया और महादेव शर्मा को छोड़ा गया, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा फिर इस सदमे से नहीं उबर पाए। अपने बिस्तर पर लेटे भारत छोड़ो आंदोलन समारोह के निमंत्रण कार्ड को निहारते थे और भगवत दयाल शर्मा बोले कि बेटे, मुझे इस मामले पर गुस्सा नहीं है, मैं अपमानित भी महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं बस स्तब्ध हूं, अवाक हूं। क्या हमने आज़ादी की लड़ाई केवल इसलिए लड़ी थी कि अपने ही आज़ाद देश में पुलिस के हाथों पिटें? मैं खुद को बहुत दोषी महसूस कर रहा हूं और मैं इस समारोह में हिस्सा नहीं लूंगा। ये कहते कहते उनका गला भर आया और इस मामले को आज उस समय जो था संसद में भी उठाया गया। हरियाणा के सांसद शमशेर सिंह सुरजेवाला ने गृह मंत्री से इस मामले में नाराजगी जताई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मामले को तब उठाया था और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस तरह की डिमांड विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर वामपंथी नेताओं ने भी इस पर अपना गुस्सा जताया था। हालांकि कुछ हुआ नहीं और पंडित भगवत दयाल शर्मा का कहना था कि अगर पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई हो भी जाए तो मेरा जो सम्मान गया है वो तो अब वापस आना नहीं है। इसके बाद पंडित जी का अपने जीवन से कोई खास मोह नहीं रहा और 22 फरवरी 1993 को मौत ने उनकी जीवन यात्रा पर विराम लगा दिया। दोस्तों, 23 फरवरी को पंडित जी की जन्मस्थली बेरी में उनका पूरी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व राज्यपाल चौधरी सुल्तान सिंह, केंद्रीय मंत्री कर्नल राम सिंह, सांसद शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी मनफुल सिंह, पूर्व मंत्री सेठ श्री कृष्णदास, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाल टेकचंद सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। अंत्येष्टि स्थल पर उनको पुलिस द्वारा 24 बंदूकों की सलामी दी गई थी। श्री शर्मा के पार्थिव शव पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ओर से फूल मालाएं चढ़ाई गई थी और उनके शोक में बेरी के सभी बाजार भी बंद रहे थे। तो ये कहानी थी दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की और इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि ईमानदारी क्या होती है, जीवन में तरक्की क्या होती है और जीवन में बुढ़ापा किस तरीका का हो सकता है, ये भी आप सीख सकते हैं। पंडित जी के जीवन पर कुल 15 वीडियो बनेंगे दोस्तों। कल का वीडियो सिसाना के पंडित रामस्वरूप जांगड़ा जी पर होगा और वो उनके सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। इस वीडियो के साथ ही पंडित भगवत दयाल शर्मा जी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर राव वीरेंद्र सिंह जी की कहानी पर आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन के पहलुओं को जानेंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।